अभी तक हम लोग जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे अभी, उसमें हम लोग ये अभी मान के चल रहे थे कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आप उसमें ऐड कर रहे हैं उसका ना ही डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही एसोसिएशन हो रहा है, ना ही वो टूट रहे हैं और ना ही जुड़ रहे हैं। लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं? इसमें सॉलिड पार्टिकल्स का क्या होगा? एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अराइज ही कब होता है? जब सॉलिड पार्टिकल्स का क्या हो? एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो एब्नॉर्मलिटी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अराइजेज ओनली व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसमें लिख लो तुम लोग, एब्नॉर्मलिटी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब्नॉर्मलिटी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब्नॉर्मलिटी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब्नॉर्मलिटी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एब्नॉर्मलिटी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज arises only when solute particles undergoes, arises only when solute particles undergoes, arises only when solute particles undergoes association or dissociation, solute particles undergoes एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और, तो सॉलिड पार्टिकल्स का क्या हो? एसोसिएशन या डिसोसिएशन। उसी केस में कौन अराइज होता है? एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है इसवर्धन, कोई डाउट है? ठीक है देव। तो एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब अराइज होगा? जब सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे? एसोसिएट या डिसोसिएट होंगे। अब देखो, वांटअप ने एक फैक्टर दिया जिससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वांटअप फैक्टर। क्या बोलते हैं? वांटअप फैक्टर। और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो लिख लो इसमें, इस लाइन को भी तुम लोग, वांटअप पुट अ फैक्टर, वांटअप पुट अ फैक्टर, वांटअप पुट अ फैक्टर टू डिटरमाइन, want to put a factor to determine the abnormal colligative property, to determine the abnormal colligative property, abnormal colligative property, abnormal colligative property, and this factor is known as want-up factor, abnormal colligative property, and this factor is known as, this factor is known as, क्या बोलते हैं इसे? दिस फैक्टर इज नोन एज वांटअप फैक्टर आई, स्मॉल आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। वांटअप फैक्टर क्या होता है? स्मॉल आई। अब देखो स्मॉल आई क्या होता है, तो ये आई जो होता है, वांटअप फैक्टर आई, ये होता है एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड, सीपी लिख दूं, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई डाउट तो नहीं होगा, अपन नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल या थ्योरेटिकल, समझ रहे हैं ना आयुष? थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिसको हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बताओ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब मिलता है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब मिलता है? जब सॉलिड पार्टिकल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। वेरी गुड। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या मिलता है? जब सॉलिड पार्टिकल्स नहीं टूटेंगे, मतलब जितना आपने एक्चुअल में लिया है उतना ही उसका रहेगा नंबर सॉलिड पार्टिकल्स का। तो यहां से हम लोग लिखना चाहे वांटअप फैक्टर को, तो और क्या लिख सकते हैं? तो वांटअप फैक्टर को और हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स
आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। और नॉर्मल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्चुअली टेकन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्चुअली टेकन, एक्चुअल में आप कितना ले रहे हैं, मतलब उसमें कोई टूट या जोड़ नहीं रहा है, जितना आपने लिया है एक्चुअल में उतना ही, उसी को तो हम लोग बोलेंगे थ्योरेटिकल। क्लियर है ना। अब देखो थोड़ा सा समझ लो, एक मिनट समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। यानी कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं क्वांटम फैक्टर को मोलर मास के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपन एबनॉर्मल मोलर मास। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो मोल है ये मोल्स के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो यहाँ पे एबनॉर्मल आ रहा है वो कहाँ आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, और जहाँ नॉर्मल आ रहा है वहाँ पे कौन आ जाएगा, एबनॉर्मल आ जाएगा। तो अगर मोलर मास के टर्म में आप लिखना चाहते हैं क्वांटम फैक्टर को तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, नॉर्मल या थ्योरेटिकल मोलर मास, नॉर्मल या थ्योरेटिकल मोलर मास। और मोलर मास किसका लेंगे हमेशा ही, सोल्यूट का। सारी चीजें हम लोग किसका ले रहे हैं, सोल्यूट का। और नीचे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ कर लेना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कर लेना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ, एब्जॉर्ब्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटम फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालनी है तो क्वांटम फैक्टर को नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी आगे देखेंगे इसके। ठीक है, इस वर्धन Van't modifies the equation for colligative properties. Van't modifies the equation for colligative properties. जल्दी करें फास्ट। Van't modifies the equation for colligative properties. तो वांटअप ने इक्वेशन को मॉडिफाई किया किसके लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। तो कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन से आयुष, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो तो क्या हेडिंग डालो, वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव, सीपी लिख दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, कोई डाउट तो नहीं है। वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पूरा ही लिख दो। चलो कोलिगेटिव, नहीं तो स्वादन सोचेगा कि कनॉट प्लेस कहां से आ गया। ठीक है, तो वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये कनॉट प्लेस नहीं है, क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री के टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के तुम लोग कुछ सोच नहीं रखना है। ठीक है, तो वांटअप मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग बात करें वांटअप फैक्टर की, तो वांटअप फैक्टर आपका क्या था, I इज इक्वल टू क्या था आयुष, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड को सिंपल ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही था ना देव? नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम लोग को एबनॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, तो यहां से अगर हम लिखना चाहें एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई इंटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल या थ्योरेटिकल। बताओ कोई डाउट हो तो लिख सकते हैं कि नहीं? अब अगर हम लोग बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, तो पहला आपका था, फर्स्ट आपका कौन सा था? फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि P0 माइनस PS अपन PS या P0 कोई भी ले सकते हो, यही तो था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर ये हम लोग को एबनॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए? अगर एबनॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चाहिए तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? I से, और ये I इंटू किसके इक्वल हो जाएगा? P0 माइनस PS अपन P0 इंटू नॉर्मल हो जाएगा। कोई डाउट है? और अगर हम लिखना चाहें तो I इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? N1 बाई N2 आया था ना, N1 बाई N2 हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? N1 बाई N2, P0 माइनस PS अपन P0 क्या मिला था? N1 बाई N2। तो ये भी हम लोग फॉर्म रख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, सिमिलरली और N1 बाई N2 को क्या लिख सकते हैं? W1 बाई M1 और W2 इंटू M2, यानी इसको और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं I इंटू W1 बाई M1 इंटू W2, और M2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो ये सारे ही फॉर्म आप रख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दूसरा, किसके लिए? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर से हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो अभी कितना आसान हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था आयुष? डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी अगर हम लोग को एबनॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए? डेल्टा टीबी एबनॉर्मल अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा? आई इंटू डेल्टा टीबी नॉर्मल, डेल्टा टीबी नॉर्मल। और क्या होता है? डेल्टा टीबी नॉर्मल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इंटू के बी इंटू एम, मोलालिटी। तो ये फॉर्म आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब डायरेक्ट लिखो सबके लिए। थर्ड क्या था आपका? बताओ मोहन, थर्ड क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा TF एबनॉर्मल इज इक्वल टू, डेल्टा TF एबनॉर्मल इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। बताओ कोई डाउट हो तो। और लास्ट आपको कौन सा? KB इंटू M। हाँ ठीक है। और क्या हो जाएगा? ओस्मोटिक प्रेशर के लिए बताओ क्या हो जाएगा? पाई एबनॉर्मल इज इक्वल टू, पाई एबनॉर्मल इज इक्वल टू I इंटू CRT। क्लियर है? कोई डाउट है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। KF होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वेरी गुड आयुष, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के भी। कोई डाउट है? अब हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज ये है, समझ लो पहले। अब भाई हम लोग को तो आई निकालना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आई निकालने आएगा तभी तो आप एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आई। आई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करें इसे फास्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ आई। वन टफ फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ आई। तो दो केस हम लोग डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट हम लोग लिखोगे, केस फर्स्ट फॉर डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए? डिसोसिएशन।
अब देखो डिसोसिएशन में हमेशा ही आई जो होगा किससे बड़ा होगा, 1 से। तो कई बार डिसोसिएशन का क्वेश्चन आता है, तो क्वांटम फैक्टर कितना आया मोहन, तो सर 0.25 आ रहा है, नहीं 1 से बड़ा आएगा। अगर आपका 1 से कम आ रहा है डिसोसिएशन के केस में, यानी कि कहीं ना कहीं आप कुछ क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे अब कोई 1 मोल आपका ए था, जो कितना मोल डिसोसिएट होने के बाद कितना मोल ए बना दिया, n मोल। 1 मोल से कितना बना दिया, n मोल ए। अगर हम लोग बात करें t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका कितना मोल था, 1। इनिशियली ये कितना होगा, 0, इनिशियली थोड़ी ना टूटेगा। और आफ्टर टाइम t अगर हम बात करें तो 1 में से मान लो कितना टूटा, अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब 1 के लिए अल्फा टूट रहा है, तो बन कितना रहा है, n, तो ये बनेगा कितना, n अल्फा। कोई डाउट है, n अल्फा। अब देखो क्वांटम फैक्टर i क्या होता है, क्वांटम फैक्टर i क्या होता है, एबनॉर्मल अपन नॉर्मल। क्वांटम फैक्टर i क्या होता है, एबनॉर्मल अपन नॉर्मल। एबनॉर्मल क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड, यही तो होता है एबनॉर्मल। अब देखो टूटने के बाद कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मिल रहे हैं टोटल हम लोग को, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। और आपने एक्चुअल में कितना लिया था, 1। यही तो फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्चुअली टेकन। अब यहां से हम लोग लिखना चाहें तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां पे अगर अल्फा हम लोग कॉमन कर लें, तो अगर अल्फा हम लोग कॉमन कर लें यहां से, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, n-1। कोई डाउट है, अब 1 को लाके इधर माइनस कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i-1 अपन n-1। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप क्वांटम फैक्टर i निकाल सकते हैं। अब समझो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे समझो पहले। अगर डिसोसिएशन 100% हो रहा है, अगर डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन, उसमें बोले कंप्लीटली डिसोसिएटेड, यानी कोई भी जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से अगर टूट रहा है, 100% डिसोसिएटेड है अगर, तो उसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो i इज इक्वल टू क्या होगा, n। i किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। अब जैसे देखो मान लो NaCl है तुम्हारा, NaCl है, किसमें टूटेगा ये, Na प्लस और Cl माइनस। बताओ 1 मोल से कितना मोल दे रहा है, 2 मोल। एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल टूटने के बाद बन रहे हैं, 2 पार्टिकल्स। अगर ये 100% डिसोसिएटेड है, क्या है, 100% डिसोसिएटेड, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ कितने पार्टिकल दे रहा है डिसोसिएटेड के बाद, 2। और ये n किसके इक्वल होगा, i के इक्वल। तो अगर 100% डिसोसिएटेड है तो आप n को i के इक्वल रख सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर यहाँ पे देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे अगर 100% डिसोसिएटेड है, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, 1, और 1 रख के देखो i किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल। तुम रख के देखो यहाँ पे, अगर 100% डिसोसिएटेड ले लें, अगर 100% डिसोसिएटेड है तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। और इस इक्वेशन में मान लो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखें, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा के वैल्यू क्या हो गई, 1, और मान लो NaCl के ले लें तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस 1, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी i कितना आ गया, 2, और n भी कितना था, 2। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 100% डिसोसिएटेड है तो अल्फा क्या होगा, हमेशा 1, अल्फा क्या होगा, 1, और अल्फा 1 रखोगे तो i हमेशा किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। क्लियर है। अगर मान लो अल्फा तुम्हारा दे दिया 0.25%, कितना, 25% मान लो, इसका अल्फा कितना दे दिया, 25%। अगर फ्रैक्शन में लिखे तो कितना हो जाएगा, 0.25। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या रख लोगे, 0.25, और n तुम्हें पता ही है कितना सॉलिड पार्टिकल्स दे रहा है टूटने के बाद, और यहाँ पे n सब्सटीट्यूट करोगे क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा। जैसे i निकालना है मान लो 25% के लिए NaCl के लिए, तो 1 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.25, और यानी कि 1.25, और यहाँ से आपको क्वांटम फैक्टर i मिल जाएगा। लेकिन अगर 100% डिसोसिएटेड है तो i किसके इक्वल रख लेंगे,
n के इक्वल रख लेंगे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज गलती कर करके आते हो बार बार तुम लोग। तो जनरली जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा ही क्या रहेगा, 100% डिसोसिएटेड के लिए रहता है। अगर 100% नहीं रहेगा, कुछ 25%, 23%, तो इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी किसके लिए है, डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए, डिसोसिएशन। जल्दी करो इस वक्त। तो नेक्स्ट है केस सेकेंड फॉर एसोसिएशन। किसके लिए, फॉर एसोसिएशन के लिए, ठीक है। और इसमें आई हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। आई क्या मिलेगा, लेस देन 1। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहीं n मोल A था जो कितना मोल बनाया, 1 मोल A बनाया। कितना मोल बनाया, 1 मोल A। T इज इक्वल टू 0 पे बताओ, इसका हम लोग ले ले 1 मोल, तो इनिशियली क्या होगा 0। आफ्टर टाइम T बताओ 1 में से कुछ मान लो n के लिए कितना टूट रहा है, n के लिए कितना टूट रहा है, अल्फा। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 1 के लिए कितना हो जाएगा, अल्फा बाई n। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई n। और I क्या होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड, यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और डिवाइडेड बाई एक्चुअल में आपने कितना लिया था 1। तो I का आपका एक्सप्रेशन मिल गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। क्लियर है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्वांटम फैक्टर I निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से I इज इक्वल टू लिखना चाहें और तो 1 माइनस अल्फा अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई n माइनस 1। अगर एलसीएम ले ले तो 1 प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n अपन n, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा इज इक्वल टू लिखना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 इंटू n अपन 1 माइनस n। तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। अब देखो एसोसिएशन कैसे होता है, जैसे मान लो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड। क्या ले लें, एसिटिक एसिड का सोल्यूट क्या ले लें, एसिटिक एसिड। तो ये मान लो आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड होता है मोहन ये, ठीक है। और ये दूसरा एसिटिक एसिड है। तो ये तुरंत क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा यहाँ से, और 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने मॉलिक्यूल बना देगा, 1 मॉलिक्यूल। यानी कि डाइमर बना रहा है, 2 मिलके क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन। इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्वांटम फैक्टर I निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 से क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। 2 से क्या बन रहा है, 1। क्लियर है ना, यानी कि एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन तुम्हारा खत्म हो चुका है। तो डिसोसिएशन अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन तो बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही है, हाँ क्लियर है। तो आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ईश्वरधन, ठीक है। देखो जब भी क्वांटम फैक्टर आ जाए, जब भी क्या आ जाए, क्वांटम फैक्टर I आ जाए, यानी कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के केस में अगर हम लोग एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर निकालना है, अगर हम लोग क्या निकालना है, पाई अगर एबनॉर्मल हम लोग को निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता था, I इंटू CRT, ठीक है। I आपको पता है, I आपको पता है, पाई भी आपको पता है। हम लोग को चाहिए क्या, देखो क्या क्या गिवन है, पहले लिख लेते हैं। देखो क्या क्या गिवन है। I आपको गिवन है, I कितना है 2.47, ठीक है। और वॉल्यूम आपको गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 2.5 लीटर। और क्या गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई आपको गिवन है कितना 0.75 ATM। और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो ये 300 केल्विन मिल जाएगा आपको।
क्लियर है। और हम लोग से क्या पूछा है देखो यहाँ पे समझोगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप लोग कर ले इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो पाई इज इक्वल टू आई, तो आई रहने देते हैं, सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं मोहन। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, एक बार नहीं 100 बार बता चुका मैं, लास्ट क्लास में बताया था। और आर तो आर ही रहेगा और टी तो टी ही रहेगा। ये वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू आई। एन को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट कौन है, CaCl2, और इनटू क्या हो जाएगा, RT। और हम लोग को क्या पूछा है, मास ऑफ सोल्यूट ही तो पूछा है, यानी कि ये अगर मास ऑफ सोल्यूट अगर हम लोग को निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट कौन है यहाँ पे, CaCl2, इसका मास आपसे पूछा है। अब क्या हो जाएगा बताओ, पाई वी एम सोल्यूट इनटू एम सोल्यूट इंटू पाई वी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू पाई इंटू वी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, IRT, आई इंटू आर इंटू टी। है कोई डाउट? अब रखते हैं सारी वैल्यू। बताओ मोलर मास कितना मिला था देव, 111 111, और पाई कितना है 0.75 2.5, ठीक है। और यहाँ से अगर हम रखें आई की वैल्यू कितनी है 2.47, आर कितना होता है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300। आयुष कितना आ रहा है, दे दो मुझे, साइंटिफिक वाला निकाल लो, साइंटिफिक वाला नहीं है, चलो देख लो यहाँ पे 1 इंटू 0.7 कितना आ रहा है 18.24। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार, देख लो पीछे बैक 18.24। नहीं सर, मेरा थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप से, एक बार कर लो, कैलकुलेशन कर लो फास्ट, जल्दी करो आयुष। 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.47, 0.0821 इंटू 300। दे दो इधर गधे, बोर्ड मास रूल तो फॉलो करते नहीं हो, मैंने बोला साइंटिफिक निकाल लो, तो पता नहीं क्या निकाल के रखे हो, कैलकुलेटर भी चलाने नहीं आता तुम लोगों को, पता नहीं क्या करो, निकाल लो कैलकुलेटर इसमें से सही से, नॉर्मल कैलकुलेटर करके देखो। तो 111 इंटू 0.75 इंटू 2.5, ये आ गया 208 डिवाइडेड बाई 2.47 इंटू 0.0821 इंटू कितना है 300। तो ये आ गया 3.421, कितना आ गया 3.421। देख लो एक बार आंसर मैच कर लो, 3.421 ग्राम। ये किसका मास मिल जाएगा, मास ऑफ CaCl2, मास ऑफ सोल्यूट जो CaCl2 जो है आपका सोल्यूट जो है, इसका मास मिल जाएगा 3.421। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ CaCl2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है मोहन? सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब हो सकता है इसके पहले वाले में क्या पूछा था आपसे, मोलर मास नहीं, मोलर मास सोल्यूट सोल्यूट का मोलर मास पूछ लिया था। हो सकता है कि आपसे कभी पाई पूछ ले, हो सकता है कि आई पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से आपसे, ठीक है। आयुष देखो मैं आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है सृष्टि, क्या पूछा है आपसे, ओस्मोटिक प्रेशर पाई पूछा है आपसे, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम लोग K2SO4 25 मिलीग्राम डिजोल्व करें 2 लीटर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो K2SO4 आप डिजोल्व करें वाटर में वो पूरी तरह से क्या हो रहा है,
डिसोसिएट हो जा रहा है, तो उस टाइम पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है। बताओ, मैंने बताया था कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन हमेशा हम लोग कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग को निकालना है, अगर पाई एबनॉर्मल हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई इंटू सी इंटू आर टी हो जाएगा। अब देखो क्या क्या गिवन है, पहले समझ लो यहां से क्या क्या गिवन है, बताओ। अगर हम लोग बात करें यहां से तो सबसे पहले हम लोग को मास गिवन है, किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट कौन है यहाँ पे, K2SO4। कितना गिवन है बताओ, 25 मिलीग्राम, तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 0.025 ग्राम। क्लियर है। और मोलर मास सोल्यूट का कितना है बताओ, मोलर मास सोल्यूट का मोलर मास कितना है, 174 ग्राम पर मोल। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। पोटेशियम का मास कितना होता है, 39, और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 78। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64, सबका सम करोगे कितना आ जाएगा, 174। और क्या गिवन है बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है कितना, 2 लीटर। और क्या गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 ऐड कर देंगे आप तो कितना मिल जाएगा केल्विन में, 298। केल्विन में कितना मिल जाएगा, 298 केल्विन। और हम लोग को निकालना क्या है यहाँ से, हम लोग को निकालना है पाई। अब रखते हैं सारी वैल्यू, देखो कंसंट्रेशन निकाल लें। कंसंट्रेशन अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.025। अब देखो 100% डिसोसिएटेड हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो रहा है तो K2SO4 किस में टूटेगा, 2K प्लस और SO4 2 माइनस। स्टोइकोमेट्री का चार्ज में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल दे रहा है डिसोसिएशन के बाद, 3। तो I और N दोनों क्या हो जाएंगे, 3, क्योंकि डिसोसिएशन जो हो रहा है वो कंप्लीटली हो रहा है, इसलिए I और N क्या रख लेंगे, सेम। तो यहाँ से रखें I की वैल्यू, बताओ I कितना है, 3 इंटू C को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बताओ, 2 लीटर। R की वैल्यू कितनी है, 0.0821। और टेम्परेचर कितना है, 298। अब यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे, 0.02। तो पाई इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल को क्या लिखोगे, गिवन मास अपन मोलर मास। यानी कि यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो 0.25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 174 और इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 0.0821 इंटू 298। बताओ कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 149 में कैंसिल हो जाएगा ना, 49 टाइम्स में। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है पाई की वैल्यू, 3 इंटू 0.25 इंटू 0.0821 इंटू 149 डिवाइडेड बाई 174। आ रहा है आयुष, जल्दी करो, यहाँ करो, इसे करो तो कैलकुलेट फटाफट, वहाँ कर दे सकते हैं। दे दो मुझे, दे दो। 0.0527। कितना, 0.0527। आगे तक 0.0527 और यूनिट किस में होगी, ATM। ATM। आंसर आ रहा है इतना, यस, पीछे देखे थे हम लोग बैक एक्सरसाइज में, वही है 5 × 10 की पावर 5.27 वही है 5.27 इंटू 10⁻³ 3। तो एक जीरो और आएगा ना, 0.00 आएगा ना, 0.00527। तो पाई यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। हो जाएंगे इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट कर लो इसे फटाफट आयुष।
कौन होगी सर लीजिए? दोबारा से कर दी। मर्ज कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.025 और यहाँ पे देखो मास कितना था हमारा 0.025, तो यहाँ पे 0.025 रख लोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है।